पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 3 के केंद्रीय बल के अधीन गति में सेंट्रल फोर्सेस में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे। आज इस सेक्शन में हम उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या उसके क्या क्या उनसे संबंधित रिजल्ट आते हैं फिज़िक्स के जनरल इक्वेशंस के संदर्भ में, वो हम करेंगे। पहला जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। ये जो संरक्षण है, अब उसमें एंगुलर मोमेंटम को हम एल को अब एक ही प्लेन में है तो एम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम वी आर जो है वो एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी से होता है व्यक्त, और इसके अंदर v इज इक्वल टू हम ओमेगा आर या आर डी थीटा बाई डी टी को यूज़ में लेते हैं। इस इक्वेशन को लेते हैं तो हमारी जो पिछली बार एक जो सेकंड इक्वेशन थी पिछले जो कोण से संबंधित थी, तो कोणीय जो गति वाली इक्वेशन थी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी का 0। तो इससे हम इस इक्वेशन को जैसे रीराइट करें वापस, तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0 और एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी जो है वो है। तो कोणीय संवेग केंद्रीय बलों के अधीन गति करने वाले कणों के लिए संरक्षित रहता है। दूसरा है केपलर का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। इस डायग्राम को काम में लें। अगर कोई गतिमान है तो उनके लिए केपलर जो हैं, जनरली प्लैनेट्स जो हैं हमारे ग्रह, उनके ऊपर ये केपलर के नियम लगते हैं। तो ये मान लीजिए कि वो एक गतिमान है और उसकी विस्थापन होता है कुछ दी थीटा कोण से, जिसमें कि वो एक आर्क को कवर करता है। अब ये जो आर्क है ये हम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से निकाल सकते हैं। तो आर्क जो है, जो जिस तरह प्रदर्शित किया हुआ है इस डायग्राम में भी, तो वो आर डी थीटा हो गया। तो इस तरह से अब हम इस इक्वेशन को जैसे काम में लें इस कोणीय संवेग वाले में, तो द्वितीय इक्वेशन में अगर लें तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0 आता है। इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर एक हम फैक्टर हाफ और लगा दें आगे, क्योंकि उस इक्वेशन में वो 0 के बराबर है। तो हाफ को आगे इंसर्ट करने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन डी बाई डी टी को हम अब हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी लिखें अगर, तो इस डायग्राम से यदि इस एक बहुत ही अत्यल्प चेंज हो डी थीटा का, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के रूप में इस आर्क को मान सकते हैं। और जब मान सकते हैं तो इसका एरिया एक ट्राइंगल के त्रिकोण के एरिया के रूप में ले सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम हाफ इंटू बेस जो आर है, और इसका जो हाइट जो है वो वो आर डी थीटा हो गई स्मॉल थीटा के लिए। तो इसके अंदर कितना परिवर्तन होगा इसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल हमने अभी डी ए से निकाला है। तो डी क्षेत्रफल में परिवर्तन जो दर है वो हो जाएगी डी ए बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो कि इसको हम हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी से भी नोट कर सकते हैं। और ये यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, बट इसको राइट हैंड साइड वाली टर्म को एक बार भूल जाए, तो डी ए बाई डी टी जो है वो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का डी बाई डी टी, चलो मैं ये दिखाना है आपको, और इसको अगेन डी बाई डी टी लेते हैं तो वो हमारे डी ए बाई डी टी का ये शून्य वैल्यू आएगी, जिससे कि डी ए बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा। तो इस केस में क्योंकि ये जो क्वांटिटी है डी बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी वो शून्य होती है, इसलिए डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट हो। तो जितने भी ग्रह हैं वो इक्वल एरिया इक्वल समय में कवर करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केपलर का नियम होता है कि समय के साथ उनका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका कवर जितना करता है वो हर ग्रह का समान रहता है।
अब तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। इसके अंदर हमें फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी त्रिज्यक इक्वेशन, वो काम में लेनी है। एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर एफ आर। इसमें अज्यूम करें कि एफ आर जो है वो माइनस डी यू आर बाई डी आर से होता है, जैसा कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे भी अगर, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में हैं और एक तल में होने के कारण आप इसका जब इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, समाकलन एक बंद परिपथ के लिए, तो वो शून्य आता है एफ डॉट डी आर। तो सेंट्रल फोर्स जो है, क्योंकि क्रिया रेखा से नज़दीक होता है, तो ये सेंट्रल फोर्स भी जो है वो एक संरक्षी बल है। अब इसके अंदर जो वेग है उसके हम ध्रुवीय निर्देशांकों में जो कंपोनेंट हैं उनको लिखेंगे डी आर बाई डी टी, और वी थीटा लिखेंगे आर डी थीटा बाई डी टी। अब जो फोर्स है उसको लिखने के लिए माइनस ऑफ ग्रेड ई पी इसको लिखेंगे, और जैसे माइनस डी यू बाई डी आर लिखा था उसकी जगह अब हम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं इसको। तो फोर्स को लिखेंगे माइनस ऑफ ग्रेडियंट ई पी या माइनस ऑफ डेल ई पी बाई डी आर, और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको माइनस वन अपॉन आर डेल ई पी अपॉन डेल थीटा। तो एफ आर जो है माइनस ऑफ डेल ई पी बाई डेल आर फर्स्ट कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो गया एफ थीटा माइनस वन अपॉन आर डेल ई पी बाई डेल थीटा। अब एफ आर को आप इस इक्वेशन में पूर्ण अवकलन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं दोनों जो वेरिएबल्स हैं आर और थीटा, तो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो माइनस ऑफ डी पी हम इसको, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन था उसको हम पूर्ण अवकलन के रूप में लिख सकते हैं आंशिक को, और उससे ये इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो जाएगी एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर वाली माइनस आर डी थीटा बाई टी स्क्वायर एफ आर को। अब हम लिखेंगे एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ एम आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी ई पी बाई डी आर, जैसा कि अभी लिखा रेडियल इक्वेशन के लिए। अब इसको और मॉडिफाई कर लें, क्योंकि एल जो है वो हमने देखा था वो एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, तो इससे डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं एल अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आर एल स्क्वायर अपॉन एम आर फोर माइनस ऑफ डी ई पी या डी आर। इसको और फर्दर सॉल्व करें, और एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ई पी बाई डी आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर की। अब क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम एक काम में लें डी बाई डी आर ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, वो माइनस टू बाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसमें हमें इसको टू बाई आर क्यूब को चेंज करना है। तो हम इसके अंदर इस इक्वेशन को वन अपॉन आर क्यूब को चेंज करेंगे टर्म में डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी आर ई पी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। तो एक डी बाई आर डी आर की एक कॉमन टर्म ब्रैकेट के अंदर आई है, जिसको हम चेंज करें इसको डिफरेंशियल में पूरी तरह। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे डी आर बाई डी टी के रूप में करके। तो एम डी आर बाई डी टी डी आर स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी आर ई पी प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम टू एम। और इसको सॉल्व कर फर्दर करें तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ई पी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में उसको और रिड्यूस कर लें, डी आर बाई डी टी वी आर है हमारे, तो हाफ एम आर वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ई पी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ रेडियल है क्योंकि त्रिज्यक कंपोनेंट, तो इसको हम डी बाई डी टी की सारी टर्म्स को अब एक साथ ऐड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके। तो ये टर्म हो गई ई के प्लस ई पी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम। अब ये जो इक्वेशन है इससे ये होता है कि जो अंदर ब्रैकेट में टर्म है वो एक नियत मान की है, कांस्टेंट है, और इसको हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कुल ऊर्जा जैसे बोलते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पर ये पाएंगे कि इसके अंदर
दो टर्म हम बहुत अच्छी तरह जो पहले भी जानते हैं, वो है एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। लेकिन एक टर्म और आ रही है जो कि उसके घूर्णन के कारण है। तो ये जो रोटेशनल है, इसको हम रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। और इस घूर्णन ऊर्जा को आप पढ़ते भी आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अगर एल स्क्वायर अपन 2m² को रिड्यूस करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, mr² डी थीटा वी डी टी का होल स्क्वायर और 1/2mr² और हाफ mr² डी स्क्वायर। तो इससे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे कि आई जो है वो जड़ता आघूर्ण है और ओमेगा उसकी कोणीय वेग है। तो इस इक्वेशन से हमारे हम ये कहेंगे कि इसके अंदर के तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये जो सेकंड है ये जो मॉडिफाई हुई है हमारी ईपी से, तो ये क्योंकि फोर्स के द्वारा हो रही है, तो ये दोनों टर्म को मिला के हम एक नया टर्म कहते हैं कि ये जो है वो एक प्रभावी स्थितिज ऊर्जा है, ईपी इफेक्टिव, जिसको हम इजिकल टू लिखेंगे ईपी प्लस L²/2mr²। तो इससे ई के प्लस ईपी इफेक्टिव जो है वो हमारे ई के बराबर हो जाएंगे, टोटल एनर्जी। और अब अगर आप जैसा हम ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रिसिटी में कूलम फोर्स में भी लिखते हैं, तो एफ जो है 1/r² की डिपेंडेंस होती है, तो ई पी को -k/r से आ जाएगा। तो ई पी इफेक्टिव जो है वो हमारी इस टर्म के लिए हम लिख सकते हैं कि -k/r प्लस L²/2mr² टोटल ई पी इफेक्टिव के लिए। तो ये अब इस केस में ई पी इफेक्टिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक, और नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक। तो पॉजिटिव कब होगी? जब L²/2m² का मान ई पी से मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, और यदि इसका मान इस ई पी से कम है तो वो टर्म नेगेटिव होगी। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ई और आर के ग्राफ पे हम इसको इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं कि जो ई पी की k/r टर्म है वो तो रिप्रेजेंट होगी जैसा कि किया हुआ है, नेगेटिव इस ई के लिए जाएगी, और आर का पॉजिटिव होने पर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ, नीचे की तरफ, ये जो टर्म है ई पी इज -k/r से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। ऐसे ही L²/2mr² हरदम पॉजिटिव होगी और इसको अपन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसको दिखाएंगे। और इन दोनों का जो सम है वो, क्योंकि प्लस और माइनस भी हो सकता है, तो ई पी इफेक्टिव का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह से आप एटम जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में और उनसे रिलेटेड जो भी विभव पढ़ते हैं, पोटेंशियल्स, उनके अंदर इस तरह के ये ग्राफ्स आते हैं, डायग्राम्स, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स बोलते हैं इनको, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बॉन्डिंग भी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए ग्रेविटेशन तक जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अभी हमें परिपथ की भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है।